बच्चे। सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे तीनों बच्चों में से प्रत्येक ने अपने लिए एक एक बागीचा लगाया था। बागीचा क्या, फूलों की छोटी छोटी क्यारियां थी। एक दिन सवेरे हम लोगों ने देखा कि उन क्यारियों में फूल खिलाए हैं। बच्चे ही तो ठहरे, हर एक को अपनी अपनी क्यारी के फूल अत्यधिक सुंदर जान पड़ रहे थे और इसी बात पर उन तीनों में लड़ाई छिड़ गई। हर एक का कहना था कि उनकी क्यारी का फूल सबसे सुंदर है। बात बढ़ते बढ़ते फूलों से हटकर दूसरे ही क्षेत्र में जा पहुंची। एक हिटलर बना तो दूसरी मसोलिनी और तीसरा स्टालिन। और मुझे इन तीनों की मां बनने का सौभाग्य एक साथ ही प्राप्त हो गया। संग्राम के विषैले वाक्यों का प्रयोग होते ही मुझे चौके का काम छोड़कर बागीचे में जाना पड़ा। मुझे देखते ही सब एक साथ अपने अपने पक्ष का समर्थन कर न्याय की दुहाई मांगने लगे। न्याय का कार्य उतना आसान नहीं था जितना कि एक अदालत के जज का होता है। जज के पथ प्रदर्शन के लिए एक कानून का नजरिया होता है, चाहे लकीर की फकीरी में अन्याय ही क्यों ना हो जाए, पर उसका मार्ग स्पष्ट होता है। मेरे सामने ना नजीर थी ना ही कानून, फिर भी मुझे ये लड़ाई समाप्त करनी थी और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो लड़ाई न्यायपूर्वक शांत की जाए। मैं सोच ही रही थी कि निर्णय करने के लिए जूरी ना नियत कर ली जाए कि इतने में ही बच्चों के काका जी आते दिखाई दिए। चीखना चिल्लाना तो दूर, उन्हें पंचम स्वर के ऊपर बोलना तक नहीं पसंद था। बच्चों को लड़ते देखकर बोले कि अच्छा, ये लड़ाई किस लिए है? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी मां को सत्याग्रह ना करने दूंगा। मेरे हिटलर मसोलिनी शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल जाने तक में कष्ट होता था, माँ के बिना जिनका काम नहीं हो सकता था, वही मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं सत्याग्रह करूं और जेल जाऊं। अब मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं है, तो सब एक स्वर में बोल उठे कि नहीं माँ, सभी क्यारियों के फूल सबसे सुंदर हैं। तुम सत्याग्रह करो और जल्दी जेल जाओ। हम सब भीतर जाने को ही थे कि बाहर से गाने की आवाज आई। गाना कोरस में था और स्वर था बच्चों सा। भगवान दया करना, इतनी मोरी नैया को पार लगा देना। और अब तो हम सब दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। इसी समय दूसरा पद सुनाई पड़ा। मैं तो डूबत हूं मंझधार पड़ी, मोरी बैया पकड़ के उठा लेना। बाहर आकर देखा तो 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का। बड़ी लड़की होगी लगभग 10 बरस की, छोटी 8 और 7 के बीच में था लड़का। वहीं बड़ी की गोद में कोई 3 साल का बच्चा था। हम लोगों को देखते ही उन लोगों ने गाना बंद कर दिया। लड़के को गोद से उतारकर बड़ी ने जमीन से माथा टेककर हमें प्रणाम किया। उनकी देखा देखी छोटी लड़की और लड़के ने भी जमीन से माथा टेका और तीनों ने अपने चीथड़े में से छुपे हुए पेट को दिखाकर ये बताया कि उन्हें भूख लगी है। बड़ी के हाथ में एक झोला था और छोटी के हाथ में एक टिन का डब्बा। उन्होंने एक बार झोले की ओर देखा जो बिल्कुल खाली जान पड़ रहा था, फिर हमारी ओर याचना की दृष्टि से देखने लगे। मैंने उनसे कहा कि तुम गीत तो बहुत अच्छा गाती हो, और भी कोई गाना जानती हो? बड़ी के बोलने से पहले ही छोटी बोल उठी कि हमें भजन भी आते हैं बड़ी मालकिन, और बिना आदेश पाए ही वो गाने लगी। उसके गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे कि हम लोगों की हंसी अब दबाए ना दबी। अम्मा के लड़ने की बात सुनते ही वो फूट पड़ी। वे सभी शर्माकर चुप हो गए। उनकी दृष्टि से ऐसा जान पड़ता था कि वो अज्ञात भूल से दुखी हो गए। मैंने हंसी रोककर आश्वासन के रूप में कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया। मेरी बात सुनते ही वो फिर बैठकर लगे जमीन से माथा टेकने। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए?
पका हुआ खाना या कच्चा? बड़ी ने फिर जमीन से माथा टेक कर कहा कि कुछ भी खाने को चाहिए। कुछ भी चलेगा बड़ी मालकिन, कल से कुछ नहीं खाया है। मैंने बच्चों से कहा कि इन्हें दो दो पूरियां लाकर दे दो और मैं अंदर चली गई। बच्चों ने उन्हें कितनी पूरियां दी ये तो मैं नहीं कह सकती, पर जब मैंने चौकी में जाकर देखा तो डिब्बे में एक भी पूरी नहीं थी और ना ही कटोरी में तरकारी। दूसरे दिन हम लोग सुबह चाय पीकर उठने ही वाले थे, तब वे बाल गवैये फिर से आ पहुंचे। मैंने उनकी आवाज सुनकर अपने बच्चों से कहा कि कल तुमने इन्हें बहुत पूरियां खिलाई थी ना, अब फिर से वो आ गए, जैसे उन्हीं के लिए यहाँ रोज पूरियां धरी हैं। धरी तो है माँ, एक साथ ही बच्चों के मुंह से निकला और सबके हाथ से पूरी के डिब्बे उनकी ओर बढ़ गए। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि ठहरो ठहरो, रोज रोज इन्हें पूरियां खिलाओगे तो ये दरवाजा ना छोड़ेंगे, उन्हें चावल या आटा देकर जाने को कह दो। एक बच्चा बोल उठा, बेचारे छोटे बच्चे हैं, न जाने उनकी माँ है भी या नहीं, वे भला कहाँ पकाएंगे। दूसरा ताने के स्वर में बोला, इससे अच्छा तो उन्हें कुछ भी ना दिया जाए। सबसे छोटा बोला कि तुम भी माँ होकर ऐसा क्यों कहती हो माँ, उन बेचारों को भूख लगी होगी, हमारे हिस्से की ही तो है, दे दो। लड़की सब में समझदार थी, उसकी दृष्टि यही चाह रही थी कि माँ का इशारा भर मिले और पूरियां का डिब्बा वो उन्हें जाकर थमा दे। मैंने उदासीनता से कहा कि पूरियां ही तो हैं, दे दो, पर शाम को फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ शाम को नाश्ता नहीं करेंगे, एक स्वर में एक साथ बच्चों ने कहा और हाथ में पूरियां लिए उन्हें दरवाजे की ओर दौड़े। चौकी का काम निपटाकर मैं बाहर आई तो देखा कि तीनों बड़े मजे में पूरियां खा रहे थे और मेरे बच्चे भी उन्हें बड़े उत्साह से परोस रहे थे। जब वे खा पीकर उठे तो मैंने देखा कि देखो भाई, तुमने पूरियां तो खा ली, लेकिन अब बिना गाना सुनाए तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उन्होंने बड़े प्यार से माथा जमीन पर टेका और गाना शुरू कर दिया। गाना गा चुकने के बाद उन्होंने जमीन पर माथा टेका और जैसे हमें आशीर्वाद देकर जाने के लिए उद्यत हो। पर मैंने उन तीनों से पूछा कि क्या तुम तीनों भाई बहन हो? तो उनमें से एक लड़की ने कहा, जो बड़ी थी, वो कहती है कि हाँ बड़ी मालकिन। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम उसने ईठी बताया। छोटी बहन का नाम सीठी और भाई का नाम प्रेमा बताया। ईठी, सीठी और प्रेमा, उनका नाम दोहराते हुए मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? तुम कल भी अकेले आए थे और आज भी? छोटी लड़की बड़ी तत्परता से बोल उठी कि माँ भी है और बाप भी, बड़ी मालकिन हमारा सब कोई है। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ दिए हैं और अकेले दर दर फिरने पे मजबूर कर दिया है? तो बच्चे कहते हैं कि बाप अमरावती है और माँ। इतना कह के वो रुक गए। अमरावती में तुम्हारा बाप क्या करता है? मेरा छोटा लड़का बीच में ही पूछ बैठा। जेल में है छोटे बाबू, बड़ी लड़की ने उत्तर दिया। जेल में है? मैंने कुछ अनास्था से पूछा। जेल में क्यों है, क्या हुआ उन्हें? लड़की बोली कि वे दारू जो पीते थे और दारू पीकर चुप नहीं रहते थे, दंगा करते थे, माँ को मारते थे, गाली बकते थे, इसलिए वो जेल में है। लड़की आंख उठाकर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा है और सब लोग कहते हैं कि पुलिस वालों ने ठीक किया। और तुम्हारी माँ, वो कहाँ है? ये मैंने पूछा। लड़की बोली कि माँ वो भी तो जेल में है और उसी के साथ हमारा छोटा भाई भी है। वो तो प्रेमा से भी छोटा है, वो रोता नहीं, इससे अच्छा है। बेचारे बच्चे, मेरे मुंह से निकल पड़ा। माँ बाप दोनों जेल में हैं, अनाथ सड़क पर भीख मांगते हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्या किया था? लड़की बोली कि हमारी माँ ने पुलिस वाले को मारा था, जिसने हमारे बाप को पकड़ा था, उसी को, और फिर माँ को भी पकड़ ले गए। माँ के बिना हमको बुरा लगता है, पर ये प्रेमा तो रात दिन रोता ही रहता है। मैंने लड़के की ओर देखा, बेचारा छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 3 बरस का, फटे चीथड़े में लिपटा हुआ सा था।
सर में महीनों से तेल नाम का कोई चीज नहीं लगा था। रूखे बिखरे बाल, न जाने कब से नहाया नहीं था। शरीर पर एक मैल की तरत सी जम गई थी। गाल पर आंसुओं के निशान जमे हुए थे। आंसुओं के साथ साथ उस स्थान की जो मैल थी वो धुल गई थी। मुझे उस बच्चे पर बड़ी दया आई। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम लोग अपनी माँ से जेल में मिलने नहीं जाती? छोटी लड़की बोल उठी कि जाते हैं बड़ी मालकिन। बड़ी ने कहा कि 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। एक बार मुलाकात करने गए थे तो दूसरी बार 3 महीने के बाद जब हम गए तो मालूम हुआ कि माँ को यहाँ के जेल से भेज दिया गया है। तो हम लोग सब काली माँ के साथ यहाँ चले आए। काली माँ भी भीख मांगती हैं। हम लोग रात में कहाँ रहते, सोते कहाँ? तुम लोग रात को सोते कहाँ हो और रहते कहाँ हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। बड़ी लड़की ने कहा कि जेल के पास एक नाला है। हम लोग रात को वहीं पुल के नीचे माँ की बातें करते करते सो जाते हैं। कभी कभी काली माँ भी आ जाती हैं, पर वो रोज नहीं आती। माँ की सजा कितने दिन की है? 2 साल की, बड़ी लड़की ने कहा। हम रोज जेल की तरफ देखते हैं और हमारी माँ वहीं होती तो काश हम उनसे मिलने जा पाते। एक प्रकार की खुशी से बालिका पुलकित होकर बोल उठती है। अपनी माँ को लेकर जैसे ही वो सचमुच देश की किसी और देश में जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने लड़की से पूछा कि तुम लोग नहाती नहीं हो क्या कभी? संकोच से लड़की चुप हो गई। छोटी ने कहा कि हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं है ना। मेरा इशारा पाते ही मेरे बच्चों ने पुराने कपड़ों से उनको ढेर कर दिया। मेरा चित्त उदास हो गया था। मैं कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगी और वे बच्चे कपड़े लेकर खुशी खुशी चले गए। कुछ दूर से गाने की आवाज आई और मैं डूबते हुए मलधार में पड़ गई। बहुत से सुंदर पद पढ़े, लिखे और सुने, पर स्वर और आत्मा का ऐसा सहयोग तो कहीं नहीं देखा था। शब्द और वस्तु का एक ऐसा मेल था जो चित्रित नहीं हुआ। मैं उन्हें बुलाने के लिए झपटी तो वो दूर निकल गए थे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आगे अगले पार्ट के लिए बने रहें। इसी के साथ आज की कहानी का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग के लिए बने रहें। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानियों से जुड़े रहिए।